नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना अगला वीडियो लेके आए हैं। देखिए, आज सिविल सर्विसेज के एग्जाम से रिलेटेड वीडियो को छोड़ के कुछ नया हम तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारे देश में चलते हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम रिजर्वेशन बोलते हैं। क्या इससे रिलेटेड बातें हम कभी कर सकते हैं? क्या हमारी हिम्मत है कि हम जनरल कैटेगरी में होकर इसकी बात करें? या क्या ST SC इस रियलिटी को समझना चाहते हैं, या OBC इस रियलिटी को समझना चाहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रियल में क्या बोलता था और आज हमारे पास क्या चीज़ें हैं और जिसको हम बदल सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए। चीज़ों को समझने में समय ज़रूर लगता है, बट आज की डेट में अगर बाबा साहब जिंदा होते तो प्रोबेबली वो इस रिजर्वेशन की कैटेगरी के जो रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट हैं, जो चीज़ें हैं, आज वो उन्हें बदल चुके थे। आज पॉलिटिशियन अपने बेनिफिट के लिए इनको यूज़ करते हैं। आज काफ़ी पॉलिटिशियन के साथ कई ऐसे यूथ हैं जो रिजर्वेशन के चार्ट को यूज़ करके बड़े बड़े पॉलिटिशियन लीडर बन जाते हैं। आज भी ST SC जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं वो वैसे ही रह जाते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो क्या हम उनके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उनके जेन्युइनली काम आए और उनकी चीज़ों को बढ़ाए या उनको बदले? ऐसा कुछ तो हो सकता होगा जिसको हम करना चाहें और कर पाएँ। देखिए, रिजर्वेशन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो एक सिंपल सी स्लाइड चलती है। आप जो अभी आपको इमेज नंबर 1 दिखेगी, उसमें आप जब ध्यान से देखेंगे तो उसमें दिखेगा एक स्टेयर पे रिजर्वेशन से एक पेन से बनाते हुए गवर्नमेंट जा रही है और बंदा स्टेयर चढ़ता जा रहा है और बाकी बंदे स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं। देखिए, जो कैटेगरी रिजर्व होती है वो आगे बढ़ जाती है, जो रिजर्व नहीं होती वो बेटा पीछे रह जाती है। क्या उसके पीछे रह जाने के पीछे सरकार को जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? क्या सरकार को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो इन चीज़ों को सही कर पाए? क्या सरकार को एफर्ट्स नहीं लगाने चाहिए कि उनको भी वो आगे बढ़ाए? बट सरकार कभी इस चीज़ के लिए हेल्प आपको नहीं करना चाहती। अगली जगह आप बात करेंगे तो अगली इमेज जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी की हमने बात की है बच्चे। देखिए, रिजर्व कैटेगरी को बेनिफिट भी मिलते हैं, उसके साथ वो अर्निंग भी करने लगते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे भी चले जाते हैं, उनको फायदा भी होने लगता है। फिर जनरेशन बाय जनरेशन उनको इक्वालिटी के चक्कर में ये रिजर्वेशन मिलता रहता है, इसको बंद नहीं किया जा सकता। क्या ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट सही है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर आपके हिसाब से है तो आप देख लीजिए भाई। अगर आपको एक बार रिजर्वेशन मिल गया, आपकी कंडीशन इंप्रूव हो गई, तो क्या दोबारा आपको रिजर्वेशन देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। आपकी उस कैटेगरी के अंदर और भी बहुत लोग हैं जो अभी भी अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनकी कंडीशन बिगड़ी है। क्या वो रिजर्वेशन उन नीडी को देना चाहिए या आपको देना चाहिए जो ऑलरेडी रिजर्व होकर अपनी कंडीशन इंप्रूव कर चुके हैं? अनरिजर्व कैटेगरी रोती रहती है, समझ नहीं पाती उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, उसकी चीज़ें क्यों नहीं पूरी हो रही। तो इन सब चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मैं समझता हूँ आज जो मैं बातें करने वाला हूँ वो बहुत बड़ी चीज़ है और हो सकता है कुछ लोग मेरे से सहमत ना हों, बट मैं आपकी सहमति असहमति के लिए यहाँ पर नहीं आया। मैं कुछ फैक्ट्स लेके आया हूँ, उन फैक्ट्स को आपके सामने रखूँगा। अगर वो आपको जेन्युइन लगते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्रिशिएट इट। अगर आपको बुरे लगते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डिसएग्री। उसमें मैं कोई नहीं होता कि आपको एग्रीमेंट दूं या आपको एग्री कराऊं उस चीज़ के लिए। काफ़ी लोग हैं जो मेरे से डिसएग्री आज भी करते हैं, तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम सिर्फ काम करना है, हम वो कर रहे हैं। बिल की तरह हम आपको हकीकत बता रहे हैं। देखिए, रिजर्वेशन जो है अभी तक कास्ट और ट्राइब्स से रिलेटेड चल रहा था। अगर इसी को इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन बना दें, मतलब जो बंदा सच में फाइनेंशियली गरीब है, उसकी एजुकेशन, उसकी जॉब, उसको रिजर्वेशन दे ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ा पाए, वो बेहतर होगा। या कास्टिज्म का रिजर्वेशन सबको इक्वली दिया जाए। इक्विटी के कॉन्सेप्ट को फिर भी हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, पर इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर सकते। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बारे में हमें बात करनी है, जो आपको अगली स्लाइड्स में बताया गया। इसके बाद अंबेडकर साहब ने कहा था कि उन्हें वो रिलीजन पसंद है जो आपको लिबर्टी, इक्वलिटी और फैटर्निटी देता है। अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? उनको वो रिलीजन पसंद है जो आपको लिबर्टी, इक्वलिटी और फैटर्निटी सिखाता है। तो जाहिर सी बात है, इक्वलिटी, लिबर्टी और फैटर्निटी अगर आपको चाहिए तो आपको ऐसी चीज़ें भी चाहिए जो फ्यूचर में आपके काम आए और आप उससे मोटिवेटेड रहें। बट आज की डेट में लोग उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, चीज़ें नहीं कर रहे, रिजर्वेशन को मिसयूज़ कर रहे हैं, पॉलिटिशियन उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद अंबेडकर साहब ने कहा था कि अगर मुझे मेरे संविधान को मिसयूज़ करते हुए कोई भी मिलेगा तो मैं पहला बंदा आऊँगा जो संविधान की किताब को जला दूंगा। आज अगर भीमराव अंबेडकर साहब जिंदा होते तो शायद, अगर आज अंबेडकर साहब जिंदा होते तो शायद रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो 25 साल के लिए दिया गया था, इसे अस्थायी रूप से बढ़ाया ना जाता और आज रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका होता। जो आज 59% टोटल रिजर्वेशन है वो ना होता। आज हमारी कंडीशन कुछ अलग होती। आज हम कास्टिज्म के बैरियर से बाहर आ चुके होते। आज हमारे यहाँ कास्टिज्म का कोई कॉन्सेप्ट ना होता और आज हम बेहतर तरीके से अपने काम कर पाते। बट क्योंकि कास्टिज्म के कॉन्सेप्ट को आज भी हमने अलाइव रखा है तो हमारे लिए दिक्कत है, हमारे लिए इश्यूज हैं, इसको हमें टैकल करने की ज़रूरत है।
इसके बाद अगर आप बात करेंगे एसटी को 7.5, एससी को 15%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%, टोटल 59.50 रिजर्वेशन कोटा है। जो आपकी अगली स्लाइड इमेज की आएगी, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 59.50% ऑलरेडी हमने रिजर्व कर रखा है और 40% में भी वुमेन रिजर्वेशन, अदर रिजर्वेशन जो है वो भी हम देते हैं। अब देखिए, मैं जो आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ, अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज दी है, हमारे संविधान में हमने किस तरीके की इक्वालिटी की बात की है। अगर इसमें आप पहली इमेज देखेंगे, एक लंबा लड़का है, एक बौना, बिल्कुल बौना और एक बीच का, इन सबको हमने एक इक्वल स्टूल पकड़ा दिया है, उससे वो मैच देखने की कोशिश कर रहे हैं। बट सबसे छोटे वाले को रिजर्वेशन का भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। मैं एग्जैक्टली इसी चीज की बात कर रहा हूं। अगर सबसे लंबे वाला केपेबल है तो हम उसको रिजर्वेशन अभी क्यों दे? अगर इसी रिजर्वेशन बैरियर को हम हटा के सबसे छोटे वाले को दे दे तो उसको फायदा होगा। आज अगर कोई रिजर्व होकर अपनी कंडीशन इंप्रूव कर सकता है तो क्या वो खुद को रिजर्व कैटेगरी से बाहर नहीं कर सकता? जेन्युइनली कर सकता है, बट वो नहीं करना चाहता क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सरकार इसका लाभ उठाना चाहती है, सरकार इसके अगेंस्ट खड़ी नहीं होती। इन सारी समस्याओं का निदान कौन करे? इसके बाद दूसरी है इक्विटी। इक्विटी में वही जो आपको बोला कि लंबे वाले का बोने वाले को दे दो तो सब लोग मैच देख सकते हैं, बट जो बेस्ट लगेगा वो लगेगा लिबरेशन। आप बैरियर ही हटा दो, एजुकेशन है ना, कंपटीशन, इन सब के अगर बैरियर्स आप हटाना स्टार्ट कर दोगे तो हर बंदा इक्वालिटी पे अपने आप आ जाएगा। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अंडर प्रिविलेज लोगों को एजुकेशन नहीं मिलती। आप उन्हें एजुकेशन देने लगी, आज की डेट में अगर उन्हें टाइमली एजुकेशन मिलने लगे, प्रॉपर एजुकेशन मिलने लगे तो उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वो उस एजुकेशन के थ्रू अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को बेटर कंडीशन में ला सकते हैं, अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो अगर सरकार इस पे काम करे तो बहुत अच्छा है। हमारा ग्रेट रिजर्वेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि भाई रिजर्वेशन में लोग आगे बढ़ते हैं एजुकेशन एंड ऑल में, बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजर्वेशन का सिर्फ इतना था, जो कम्युनिटीज हैं, माइनॉरिटीज में हैं, जिनके पास प्रिविलेज और राइट्स नहीं है, उनको प्रिविलेज और राइट्स दे दिए जाए और इक्वालिटी पालें। जब इक्वालिटी पालें तो इस चीज को बंद करना चाहिए था, पर वो आज भी बंद नहीं की गई। आज रिजर्वेशन के चक्कर में क्या होता है, कई ऐसे टैलेंट होते हैं जो हमारे देश की सेवा नहीं कर पाते और वो इस रिजर्वेशन का शिकार होकर डिप्रेशन में आ जाते हैं और अपनी चीजें नहीं कर सकते। देश को अच्छे नागरिकों की जरूरत है, देश को अच्छे टैलेंट की जरूरत है, पर वो टैलेंट कहीं ना कहीं छुपा रह जाता है और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस बन सकता है। रिजर्वेशन के लिए एक बहुत अच्छी इमेज मुझे मिली, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी देती है तो एससी पूरी बाल्टी भरती है, उसके बाद उसको थोड़ा सा खोलती है, उससे एससी के बाद एसटी लेता है, फिर एसटी से ओबीसी लेता है और ओबीसी जनरल को ड्रॉप में देता है। तो ये कंडीशन देखिए, फनी जोक है, मैं मानता हूं, आपको कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा कि ये रिजर्वेशन पे बोल रहे हैं, बट देखिए ये हकीकत है, आपकी नहीं, हमारी नहीं। जो इस बेनिफिट को उठा के अपने आप को आगे बढ़ा चुके हैं वो आज भी खुद को दलित और शोषित समझते हैं। एक आईएएस, आईपीएस और पीसीएस ऑफिसर जो एसटी एससी की कैटेगरी से रिजर्व होकर अधिकारी बन चुका है, वो अब दलित और शोषित नहीं, और उसके बच्चों को रिजर्वेशन देना गलत है। ग्रुप बी और ग्रुप ए के बच्चे जिनके पेरेंट्स अधिकारी हैं उनको रिजर्वेशन सच में गलत है। जो गरीब है उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, ना कि उन लोगों को जो खुद अधिकारी हैं, जो बेहतर शिक्षा, बेहतर अपॉर्चुनिटी अपने बच्चे को दे सकते हैं, उसको कौन सी रिजर्वेशन आप देते हैं? ये कोई समझाए। ये चीजें इसमें दिखाई गई हैं। और इसके बाद आप अगली स्लाइड देखेंगे तो इसमें स्लाइड में दिखाया गया है एससी और एसटी रनिंग कर रहे हैं और जनरल के लिए बहुत सारे बैरियर्स पहले से लगाए गए हैं। तो भाई आपके लिए हार्शनेस है, एज बैरियर है, एग्जाम में मार्किंग ज़्यादा लानी है, रिजर्वेशन आपके पास है नहीं, बहुत सारी सिचुएशन पहले से क्रिएटेड है जो आपके लिए प्रॉब्लम देती है। ग्रेट इंडियन कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास और परिहार्स। परिहार्स को हरिजन बोला था महात्मा गांधी जी ने, तो ये भी चीज हमारे सामने आ जाती है। अब एक इमेज आपके सामने, बस पे 2 लोग बैठे हैं तो वो कहते हैं भाई नीचे सारी सीटें खाली है फिर भी हमें छत पे क्यों बैठना पड़ा है? तो वो एक बंदा दूसरे दोस्त से कहता है कि भाई हम नीचे इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि ये सारी सीटें रिजर्व्ड हैं और इसमें अगर कोई नहीं आएगा तो भी ये सीटें जनरल को नहीं दी जा सकती। भाई ये भी चीज गलत है। अगर आपको कोई टैलेंट नहीं मिला एसटी एससी से तो वो सीट जनरल को दे दीजिए। बहुत सारे जनरल कैटेगरी के लोग होंगे जो उस टाइम पे परेशान होंगे, उनको नौकरी चाहिए होगी, उनको जॉब चाहिए होगी, आप उन्हें जॉब नहीं दे सकते, जेन्युइनली दे सकते हैं, बट आप ये नहीं करेंगे। एजुकेशन, साइड सी बात है, मैंने पहले कहा एजुकेशन सिस्टम को अगर हम फ्री कर दें, एजुकेशन शुड बी फ्री। एलिमेंट्री एजुकेशन ह्यूमन राइट है, इसको हर जगह से प्रिविलेज में रखना चाहिए और सबको फ्री देना चाहिए। एजुकेशन अगर आप फ्री कर देंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लाभ, बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया ऑलरेडी फ्री है, बट कंडीशन क्या है, सरकारी स्कूल आप देख लीजिए, टीचर जाते नहीं, टीचर पढ़ाना नहीं चाहते, सैलरी लेते हैं। प्राइवेट स्कूल की कंडीशन बहुत अच्छी है। कोर्ट ने क्या किया था, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा था राइट टू एजुकेशन को राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वलिटी के साथ हम ऐड कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया, समझिए। और आर्टिकल 21A 2002 में था कि स्टेट को कंपलसरी एजुकेशन देनी पड़ेगी फ्री,
6 से 14 साल के बच्चों को लॉ द्वारा इनेक्ट करना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज़ है। कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आया 2009 में और इसको इफेक्ट कर देगा 1 अप्रैल 2010 से। तब से स्टेट की जिम्मेदारी है कि सबको फ्री एजुकेशन दे। अब फ्री एजुकेशन देना बड़ी बात नहीं है, इस फ्री एजुकेशन का फायदा कौन उठाता है ये काउंट करता है। इसका फायदा वो उठा सकता है जिसके पास चीज़ें हैं। जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा है वो अच्छी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स की जगह प्राइवेट में ले सकता है, कॉन्वेंट में ले सकता है। तो क्या हम गवर्नमेंट स्कूल्स को कॉन्वेंट स्कूल जैसा नहीं बना सकते? क्या हम कॉन्वेंट स्कूल के कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं ला सकते? क्या हम कॉन्वेंट स्कूल को कैपिंग में नहीं ला सकते? क्या हम एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं दे सकते? क्या हम गरीब और अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को फाइनेंस करके या फंडिंग करके उनको इक्वल नहीं ला सकते? 12th तक की आप एजुकेशन फ्री कर दीजिए, उसके बाद टैलेंट बेस पे सारे काम करिए। अब यकीन मानिए हमारे देश में सुधार भी होगा, हमारी रिजर्वेशन कैटेगरी भी आगे बढ़ेगी, जनरल भी आगे बढ़ेगी। पर आप एजुकेशन में सुधार नहीं करना चाहते। आज भी टीचर्स आप देखेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में बहुत बुरी कंडीशन है। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर कमाता है, प्राइवेट स्कूल्स में पेरेंट्स गवाते हैं। बट टैलेंट प्राइवेट स्कूल में मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल में टैलेंट्स बहुत कम मिलते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, सराहनीय हैं, जिन्होंने बहुत सारे प्रयास करके गवर्नमेंट एजुकेशन स्कूल्स को भी अच्छा किया है। यूपी में भी कुछ स्कूल अच्छे हो रहे हैं, साउथ में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो बेहतर क्वालिटी दे रहे हैं। बट अभी भी एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए। रिजर्वेशन आपको चेंज करना है तो एजुकेशन को सुधारना पड़ेगा। इस पे हम बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल के बारे में एक ग्राफ है, आप इसे एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या कैरिकुलम एक्टिविटीज़ है, क्या टीचर है, कैसे हायर होते हैं। और प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात करें तो लोग कहाँ जाना चाहते हैं? जनरली गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाना चाहते, प्राइवेट स्कूल में। आज अगर आप एक आईएएस ऑफिसर के बच्चों को, एक नेता के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल भेजने लगी, देखिए अगले दिन से गवर्नमेंट स्कूल कॉन्वेंट स्कूल जैसे बन जाएंगे। बट क्योंकि उनके पास पैसे हैं, उनके पास चीज़ें हैं, वो एसटी हो, एससी हो, कुछ भी हो, उनके पास जो कंडीशन है उससे उनकी कंडीशन सुधर चुकी है, समाज में इक्वलिटी पे आ चुके हैं, तो वो अपने बच्चे को कभी भी उस समाज में उस जगह पे भेजने को तैयार नहीं रहते। गवर्नमेंट एजुकेशन की कंडीशन ऐसी है कि बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, भीड़ होती है, टीचर पढ़ाने वाला नहीं होता। अब क्वेश्चन आता है, गांधी और अंबेडकर दोनों में से रिजर्वेशन के लिए कौन बड़ा हितैषी था? भाई हरिजन या एसटी एससी ओबीसी की बात करो तो मैक्सिमम अंबेडकर को बहुत मानते हैं। पर यकीन मानिए अकेले अंबेडकर साहब ने कुछ नहीं किया। हरिजन शब्द जो आपके लिए यूज हुआ महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी अंबेडकर से पहले से दलितों और अछूतों के लिए लगे हुए थे। अंबेडकर साहब ने आने के बाद अपने कॉन्सेप्ट दिए, अपनी चीजें की। मैं सारी बातें मानता हूं, पर अगर गांधी और अंबेडकर की बात करें तो गांधी जी ने कहा था कि हिंदुइज्म से अनटचेबिलिटी को हटाना है, ना कि अनटचेबल्स को अलग से राज्य देना है। अंबेडकर कहते थे मुझे अलग से राज्य दे दो, मैं अपने काम खुद कर लूंगा। जो डोमिनेंट मांगते थे रिलीजन के लिए, उन्होंने कहा था पीपल आउटसाइड द फोल्ड ऑफ द डोमिनेंट रिलीजन ऑफ द इंडियन पीपल। इन्होंने सॉल्यूशन नहीं देखा, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को इन्होंने स्वीकार भी किया था। फॉर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब गांधी जी आए, पूना पैक्ट के द्वारा इन्होंने इसे कैंसिल किया। इसके बाद गांधी ने कहा कि रूरल रोमांटिक है, हम रूरल डेवलपमेंट के साथ सब कुछ करेंगे। इन्होंने कहा शहर विकास करने चाहिए। गांधी जी ने कहा कि भाई नॉन वायलेंट होना चाहिए। इन्होंने कहा हम प्रॉब्लम की सॉल्विंग गवर्नमेंट के थ्रू करेंगे, स्टेट पॉलिसीज बनाएंगे उसके थ्रू करेंगे। गांधी जी ने कहा कांग्रेस जो है वो दलितों को भी रिप्रेजेंट करती है। अम्बेडकर साहब ने कहा नहीं, ये रिप्रेजेंट नहीं करती है, फ्रीडम के बाद इस चीज को खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद कम्युनल अवार्ड जो था, आपको पता है कम्युनल अवार्ड जब घोषित हुआ तो इन्होंने कहा भाई दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ के हमारे देश में वापस आते हैं, यरवदा जेल में जाकर आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। अंबेडकर साहब आते हैं, अंबेडकर साहब के साथ इनका पूना पैक्ट 1932 में साइन होता है, जिसके थ्रू ये कहा जाता है कि आप हिंदुओं में ही रहेंगे, आप हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट आपको नहीं मिलेगा, आपको हम रिजर्वेशन देंगे। तो रिजर्वेशन का पहला कॉन्सेप्ट जो था महात्मा गांधी ने दलितों को दिया था। उसके बाद भी लोग दलितों में दलित सिर्फ अंबेडकर साहब की पूजा करते हैं। क्यों? इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है। यकीन मानिए इतिहास को ठीक से पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी को भी आप उतना ही सम्मान देंगे जितना अंबेडकर साहब को देते। उसके बाद अगर आप बात करोगे, पॉलिटिशियन गेम अपना खेलते हैं, उनको कॉमन मैन से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि कैसे वो अपनी पॉलिटिक्स को बुनाएंगे। तो एसटी एससी रिजर्वेशन दलित कार्ड वो खेलते रहते हैं। इसमें अगली इमेज आपकी नाव वाली है, जिसमें दो पॉलिटिशियन लीडर और बीच में कॉमन मैन डूब रहा है। इसके बाद मायावती और बीजेपी दिख रहा है। यहाँ पर भी दलित देख रहे हैं तो वोट कार्ड खेला जा रहा है। इसके बाद प्रेसिडेंसी का एक और है जिसमें बीजेपी स्ट्रॉन्ग टोकेजमैन दलित कार्ड की हमने बात की है, तो इससे रिलेटेड 3 इमेजेस आप देख लेंगे। फिर दलित विंड क्या है? जो दलित को ज्यादा अच्छा ऑफर देता है लोग उसको वोट देते हैं। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन पार्टी, कभी कोई ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी पार्टीज हैं जिसमें हम वोटिंग करते हैं। तो दलितों को खुद नहीं पता उनका नेता कौन है। अब क्वेश्चन आता है कास्ट को, क्या हम कास्ट आउट द कास्ट, क्या हम जाति को जाति से बाहर निकाल सकते हैं? क्या हम इस कॉन्सेप्ट को बाहर कर सकते हैं कि हम जातिवाचक सूचक शब्दों का प्रयोग करें या जाति को आगे बढ़ाएं? ऐसी चीजों को क्या हम हटा सकते हैं? एक श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए क्या जातिवाद का रखना जरूरी है? नहीं, जातिवाद को हटाने की जरूरत है, जातिवाद को बदलने की जरूरत है। और इसको बदलने के लिए हम ही को मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और हमारे लिए मेहनत करने नहीं आएगा।
अब बात आती है रिजर्वेशन इश्यूज जो है। रिजर्वेशन इश्यूज बेटा इसीलिए हैं क्योंकि जो ऑलरेडी क्रीम लेयर में आ चुका है उसको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। ओबीसी की तरह एसटी एससी में भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट डालना चाहिए। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन चारों कैटेगरी को देना चाहिए। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन को इन सारे रिजर्वेशन से ऊपर रखना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट जब हम आगे बढ़ाएंगे तब हमें फायदा होगा। रिजर्वेशन जो दिया गया था, अंबेडकर साहब ने कहा था इक्वलिटी के लिए दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16(4) कहता है कि रिजर्वेशन जो है बैकवर्ड क्लास को दिया जाएगा, किसी फेवर में, उनके फेवर में होगा। 46 कहता है कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए वीकर सेक्शन को प्रमोट किया जाएगा। सेक्शन आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और प्रोटेक्शन ऑफ लॉज होगी। 15(3) कहता है प्रोविजन बनाए जाएंगे, स्पेशल प्रोविजन बच्चों को और महिलाओं के लिए। तो रिजर्वेशन के लिए इतने आर्टिकल ऑलरेडी हमारे पास हैं। इसके बाद भी हमारे देश में भीम सेना बन गई। उन्होंने कई वॉयलेंस की हैं, कई एक्टिविटीज की हैं। इमेजेस आपके सामने हैं। भीम आर्मी, जय भीम सेना है। इसमें एक है द ग्रेट चमार भीम अम्बेडकर ग्राम, आमवाला चमार भीम आर्मी एकता मिशन हार्दिक अभिनंदन करता है सहारनपुर। उस पर आप देखेंगे इन्होंने कई सारे वॉयलेंस एक्टिविटीज़ की हैं। और उसके बाद जरा औकात में रहकर आप भीम सेना के क्षेत्र में हो तो भाई ऐसी चीज़ें लिखना आपको शोभा देता है। आप देश और राष्ट्र को अगर समर्पित हो तो आप ऐसा नहीं लिखोगे। आप भी हिंदुइज्म में हो, आप भी हिंदू हो, आप भी भक्तियों को मानते हो। जो चीज़ें प्रीवियस टाइम में, आज वर्तमान भारत में ना आपको मंदिर जाने से रोका जाता है, ना आपको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। आप हर चीज़ कर सकते हो, आपको कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं है। स्कूल कॉलेज में हर बंदा बिना कास्ट बैरियर के पढ़ता है, उसके बाद भी आपको अगर दिक्कत है तो फिर समस्या है। तो ऐसे पॉलिटिकल विंग से हर एक कास्ट वाले लोग ना जुड़े तो बेहतर है। ये कंडीशन कहीं ना कहीं खराब होती है। मैं लास्ट में एक बात कहूंगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक इस देश को हम सुधार नहीं पाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है, हम सबको मिलकर एफर्ट्स लगाना है। बारी आपकी, आप सोचिए क्या आप इस देश को सुधारना चाहते हैं या बिगाड़ना। अगर सुधारना चाहते हैं तो रिजर्वेशन के अगेंस्ट खड़े होइए। एसटी एससी के अगेंस्ट खड़े होने की बात नहीं है, रिजर्वेशन के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। हमें मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। हमें यह सोचना पड़ेगा कि देश हित के लिए रिजर्वेशन में बदलाव की जरूरत है। संविधान को राजनीतिक लाभों के लिए प्रयोग में ना लाया जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।